Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to this channel Kosher Learning. Students, today we are going to start chapter number 2, collection of data, which is belong to the book Statistics for Economics for class 11th. Let's move to the chapter. सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेटा कलेक्शन क्या होता है या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। और डेटा का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई चीज क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन, बेसिकली नॉट आपकी कोई इन्फॉर्मेशन क्या है, रॉ फॉर्म में रखी हुई है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि सपोज करो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट 11th क्लास के एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे मैंने बोला इंग्लिश में 45 है, हिंदी में मैंने बोला 41 है, इसी तरीके से मैथ्स में लेट सपोज की 50 है, इसके बाद सोशल साइंस में उसके 49 मार्क्स है, और इसी तरीके से उसके क्या है, साइंस में उसके मार्क्स कितने हैं, 59 है। अगर इस तरीके से ये मार्क्स हमें दिए हुए हैं तो ये क्या है, रॉ फॉर्म में डेटा रखा हुआ है। इसको किस तरीके से कलेक्ट करना है या इस डेटा को कलेक्ट करके हम उसका क्या करेंगे, इन सब के बारे में हमें क्या पढ़ना है, डेटा कलेक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, डेटा कलेक्शन इज द प्रोसीजर of collecting, measuring and analyzing accurate insights for research using standard validated technique। क्या बोला इसने? डेटा कलेक्शन क्या है, प्रोसीजर है। क्या है? प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑफ कलेक्टिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है। इसके बाद क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। किस चीज के लिए? एक्यूरेट इंसाइट्स फॉर रिसर्च। किस चीज के लिए? रिसर्च के लिए। कभी भी अगर डेटा को कलेक्ट करा जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई गोल होगा। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड नहीं है तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमारा एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या है, हमेशा क्या हमें डेटा चाहिए, किस तरीके का हमें डेटा चाहिए, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या बना कि डेटा कलेक्शन क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद उसको मेजर करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्यों करते हैं? ताकि हम अपने अल्टीमेट रिजल्ट्स पे पहुंच सके। ठीक है, एक्यूरेट इंसाइट्स फॉर रिसर्च यूजिंग स्टैंडर्ड वैलिडेटेड टेक्निक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने किस तरीके से हमें बताया कि हम डेटा को किस किस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इज सेंसस। क्या चीज होती है? सेंसस। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या है, कुछ टेक्निक्स बताई गई है। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, फिर उन टेक्निक्स के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। इस तरीके से चैप्टर क्या करेगा, हमारा आगे बढ़ता चले जाएगा। फिर आगे हमें समझना है रिसर्चर। अच्छा, रिसर्चर कौन होता है? रिसर्चर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करता है, रिसर्च करता है या वर्क करता है। अ रिसर्चर कैन इवेल्युएट देयर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा। क्या इन्होंने बोला, एक रिसर्चर जो है वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है किस चीज को, अपनी हाइपोथेसिस को। किस चीज के बेसिस पे? कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला एक स्कूल में सपोज करो कि 5000 स्टूडेंट है। अब हमने इन 5000 स्टूडेंट की क्या करी, हाइट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, हमने क्या करा, हाइट से रिलेटेड जो भी डेटा है उनको क्या करा, कलेक्ट करा। अब इसके ऊपर जो रिसर्चर है वो कुछ ना कुछ तो रिसर्च करेंगे ना, तभी तो उन्होंने इस डेटा को क्या करा, कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है अपनी किस चीज को, हाइपोथेसिस को। किस चीज किसके बेसिस पे? कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे। इन मोस्ट केसेस डेटा कलेक्शन इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रिसर्च। इन्होंने क्या बोला कि कुछ केसेस में हमारा जो डेटा कलेक्शन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी होता है। क्या प्राइमरी के अलावा कुछ और भी होता है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा कलेक्शन के जो वेज हैं वो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। इस चैप्टर में आगे चल के हम समझेंगे कि क्या हमारा प्राइमरी डेटा होता है या क्या हमारे प्राइमरी सोर्सेस हैं। इसी तरीके से हम ये समझेंगे कि हमारा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो इन मोस्ट केसेस डेटा कलेक्शन इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रिसर्च इरिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड ऑफ रिसर्च। कहता है आपकी फील्ड ऑफ रिसर्च कुछ भी हो सकती है, आपका जो पर्पस है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहता है ज्यादातर उसमें रिसर्च में आपका जो डेटा प्रीफर करा जाता है कौन सा करा जाता है, प्राइमरी डेटा प्रीफर करा जाता है। कौन सा करा जाता है, प्राइमरी। क्या प्राइमरी ही ठीक है सेकेंडरी के? जो हमारा सेकेंडरी डेटा क्या हम उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट को तैयार नहीं कर सकते? नहीं, हमारा प्राइमरी डेटा कहीं कहीं पे प्राइमरी डेटा ठीक है, कहीं कहीं पे आपका सेकेंडरी डेटा भी ठीक है। आगे चल के हम समझेंगे कि दोनों के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से। कहता था अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इन्होंने क्या बोला, जो हमारी डेटा कलेक्शन की जो अप्रोच है
वो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एक बार सम अप कर लेते हैं पूरी उस डिटेलिंग को अपने। डेटा कलेक्शन एक प्रोसीजर होता है जिसमें डेटा को कलेक्ट करा जाता है, मेजर करा जाता है और एनालाइज करा जाता है। ठीक है, किस तरीके से, अपनी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैलिडेटेड टेक्निक का यूज करके। फिर हमने आगे समझा कि जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे अपनी हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। इसके बाद हमने समझा था कि हमारे डेटा कलेक्शन के दो तरीके के सोर्सेस है, पहला प्राइमरी सोर्सेस है एंड दूसरा सेकेंडरी सोर्सेस है। प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज के बेसिस पर हम डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इसके बाद हमने ये समझा था कि जो हमारा डेटा कलेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। किस चीज के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अभी हमें क्या पढ़ा था कि हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। अब हमें ये पढ़ना है कि प्राइमरी डेटा सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से हम अपने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से हम अपने सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रीफ नोट के थ्रू से समझते हैं। अब प्राइमरी डेटा सोर्स इज एन ओरिजिनल डेटा सोर्स। इन्होंने क्या बोला, एक प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है, एक ओरिजिनल डेटा सोर्स होता है। दैट इज वन इन विच द डेटा आर कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस और प्रोजेक्ट। अभी डिटेलिंग को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्राइमरी डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज क्या होते हैं। देखो, सपोज करो कि कहीं पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, कहीं पे क्या है, एक बैंक से रिलेटेड कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ये क्या है, बैंक है, एंड इससे रिलेटेड क्या है, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे हमारे कुछ मीडिया पर्सनल क्या है, जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। किसके रिगार्डिंग, जैसे बैंक की न्यू पॉलिसीज क्या होने वाली हैं। ठीक है, मतलब ये जो बैंक का इवेंट है, इसमें जो बैंक पर्सनल है, इन्होंने बताया होगा इन मीडिया पर्सनल को कि हम क्या क्या आगे, मतलब हमारे क्या क्या आगे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये बताएंगे कि हमारी न्यू पॉलिसीज क्या है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि हम आगे आने वाले टाइम पे किस तरीके के अपने लोन के प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी एफडी को आगे क्या करेंगे, लॉन्च करने वाले हैं, या किस तरीके से इनके क्या है, डेबिट कार्ड से रिलेटेड इनकी जो पॉलिसी है वो होने वाली है। तो इस तरीके से जो मीडिया पर्सनल है, इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जाके खुद से सारा डेटा क्या करा, कलेक्ट करा। कहाँ से, सोर्स से। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा सोर्स। क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा सोर्स। समझते हैं दोबारा से। प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है, ओरिजिनल डेटा सोर्स होता है। ठीक है, जहां से डेटा निकला, यहाँ पे इस अपने एग्जांपल में डेटा कहाँ से निकल रहा है, बैंक से। तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल डेटा सोर्स हो गया। दैट इज वन इन विच द डेटा आर कलेक्टेड फर्स्ट हैंड। डेटा कैसे कलेक्टेड होते हैं, फर्स्ट हैंड। मतलब यहाँ पे जो बैंक के मैनेजर्स हैं या बैंक के जितने भी हेड्स वगैरह हैं, इन लोगों ने क्या बताया कि हम किस तरीके की पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, किस तरीके की लोन पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, किस तरीके से हम अपने एफडी के बारे में उन्होंने बताया कि कितने दिन के हम एफडी अपने इश्यू करने वाले हैं, या इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसने बताई, जो बैंक के हेड्स हैं। तो ये किस तरीके के लोग हुए, जो डेटा को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं। तो वन इन विच द डेटा आर कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इनका पर्पस कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी जो डेटा की रिलायबिलिटी है, आप जो आपका डेटा है वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी आपकी इस वाले केस में, किस वाले केस में, प्राइमरी डेटा सोर्स के केस में क्या होती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा सोर्स की। कहता है सेकेंडरी डेटा इज यूजुअली गैदर्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड सोर्सेज। इसने क्या बोला, जो सेकेंडरी डेटा है ये यूजुअली कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, पब्लिश्ड सोर्सेज के थ्रू। जैसे एक छोटी सी चीज समझते हैं। अब इन्होंने क्या करा, ये जो मीडिया वाले थे, न्यूज़पेपर वाले थे, इन्होंने क्या करा, अपने न्यूज़पेपर में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को दिखाया पब्लिक को। ठीक है, कि एक नया बैंक जो है वो इस तरीके से अपनी पॉलिसी को लेके आ रहा है, इस तरीके से अपने लोन के प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहा है, इस तरीके से अपने एफडीज को लॉन्च कर रहा है। तो हमने क्या करा, ये पब्लिश जो हमारी न्यूज है इसको हमने पढ़ा और उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। तो हम क्या है, सेकेंडरी डेटा सोर्स है। हमने क्या करा, ये हमारे जो न्यूज चैनल है ये क्या है, सेकेंडरी डेटा सोर्स हो गया। कहता है कि सेकेंडरी डेटा जो होता है वो यूजुअली इंफॉर्मेशन को कहाँ से गैदर करता है, पब्लिश्ड सोर्सेज से। अ फ्यू मेजर सोर्सेज ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो। इसने बोला क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिश्ड आर्टिकल ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं लोकल, उस तरीके से, एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके बाद इसने बोला स्टैटिस्टिकल साइनॉप्सिस, सेंसस रिकॉर्ड्स एंड अदर रिपोर्ट्स इशूड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी क्या होता है, हमारे सेकेंडरी डेटा सोर्सेस हो सकते हैं।
आगे जब हम इस चैप्टर में फर्दर मूव करेंगे तो हम इसमें समझेंगे बहुत डिटेलिंग में जाके कि हमारे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं और प्राइमरी डेटा सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्राइमरी डेटा को डिटेलिंग में पढ़ने की, प्राइमरी डेटा एक्चुअली में है क्या। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी मीनिंग को, इसकी डेफिनेशन को वन बाय वन बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाके समझेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला इन द वर्ड्स ऑफ वेसल, ये डेफिनेशन किसने दी है, हमारे जो स्टैटिस्टिशियंस है जिनका नाम क्या है वेसल, इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया। इन्होंने क्या बोला, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड, ओरिजिनल का मतलब इससे पहले ये डेटा कभी भी कहीं पे बना नहीं है, हम पहली बार इसको अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा, ऐसा डेटा जो पहली बार यूज करा जा रहा है वो कैसा है, हमारा प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा, किस तरीके का डेटा होता है, ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है। जैसे यूजुअली हमारे जो इंटरव्यू वगैरह में हम जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। ठीक है, जो रिसर्चर खुद जाके क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ सकते हो, यहाँ पे कोई है, कोई मिस्टर है, ये क्या कर रहे हैं, इनसे डेटा को खुद से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं एंड पीछे ये क्या कर रहे हैं, जो रिसर्चर है ये क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो हमने समझा कि वेसल के डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो ओरिजिनली डेटा कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी डेटा बोला जाता है। तो इन्होंने बोला प्राइमरी डेटा जो होता है फर्स्ट हैंड डेटा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसके कीवर्ड्स को देखें तो इसने बोला कि सबसे पहले तो डेटा कैसे होता है, ओरिजिनल होता है। कैसा होता है, ओरिजिनल। एंड सेकंड इसने क्या बोला, ये क्या होता है, फर्स्ट हैंड होता है। ये क्या है, इसके कीवर्ड्स हैं। फिर आगे समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्सेज की। अगर हम बात करें तो इसने बोला कि क्या क्या हो सकती है, तो कहता है ऑटोबायोग्राफी क्या हो सकती है, हमारी एग्जाम्पल हो सकता है प्राइमरी सोर्सेज का। इसके अलावा इसने बोला कि हमारी जो डायरीज हो गई, पर्सनल लेटर हो गए, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि हमारा प्राइमरी डेटा क्या होता है। अभी हमें समझना है कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अच्छा, हमारी जो प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, हमारे स्टैटिस्टिशियंस थे हमारे वेसल, उन्होंने दी थी। अब सेकेंडरी डेटा की जो हमारी डेफिनेशन है ये किसने दी हुई है, एमएम ब्लेयर ने। किन्होंने दी, किसने दिया, ये एमएम ब्लेयर ने। इन्होंने क्या बोला कि जो सेकेंडरी डेटा आर दोज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा डेटा जो एग्जिस्टेंस में है, मतलब पहले से ही क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस में है, उसके हमें उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो कि न्यूज़पेपर में कोई चीज, एक न्यूज़पेपर में क्या है, एक न्यूज प्रिंट हुई, तो क्या हमने इसके ऊपर कोई एफर्ट लगाया, नहीं, हमें क्या है, रेडीमेड फॉर्म में मिल गई। तो ये कैसे हमारी सेकेंडरी डेटा है। According to the MM layer, secondary data are those already in existence and which have been collected for some other purpose other than answering of the question at hand. कहते हैं इनका जो यूज करा जाता है ना, यूजुअली किस पर्पस के लिए करा जाता है, कहते हैं हो सकता है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव से मैच खाए एग्जैक्टली, और हो भी सकता है कि ये थोड़ा से अलग भी हो। ठीक है, इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। ठीक है, अदर पर्पस अदर देन आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन एट हेड। सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू द डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय समवन अदर देन अ प्राइमरी यूजर, मतलब इस डेटा को ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो कि हमने बोला कि अगर हम न्यूज़पेपर में किसी न्यूज को पढ़ते हैं तो वो ऑलरेडी किसी के द्वारा यूज करी गई न्यूज है। मतलब जो हमारे जो मीडिया पर्सनल थे पहले, उन्होंने इस डेटा को क्या करा, यूज करा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसको प्रिंट मीडिया में लेके आए और फिर उसके बाद हमने उसे यूज करा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। जबकि जो न्यूज एजेंसी है उनके लिए क्या होगा, वो प्राइमरी डेटा होगा। अगर हम बात करें कि हमारे सेकेंडरी सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें क्या क्या होते हैं, हमारी पॉपुलर बुक्स हो जाती हैं, जर्नल हो जाती हैं, और उसके अलावा हमारी हिस्ट्रीज हो जाती हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं किस चीज के, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के, कि कहाँ कहाँ से हम इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अभी क्या हम रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो आपका जो गूगल है ये क्या है, सेकेंडरी डेटा के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑलरेडी किसी के द्वारा क्या होती है, कलेक्टेड होती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंडरी डेटा। अभी हमें क्या समझना है, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देखो, ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, कई बार तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन के बीच में डिफरेंस समझना है। अभी तक हम डिटेलिंग में जाके समझ
के आ चुके हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा हमारा फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो रिसर्चर के द्वारा पहली बार कलेक्ट करा जाता है, एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, यूज्ड डेटा होता है जो हम पब्लिश मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, यह अभी तक हमारा क्या था, प्राइम डिफरेंस था। अब हमें वन बाय वन इसमें समझना है कि इसके अलावा और क्या क्या हमारे डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला यहाँ पे, डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो इसने बोला कि प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार कलेक्ट करा जाता है वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने समझा था ना, हमने अपने बैंक वाले एग्जांपल में क्या समझा था कि वो जो मीडिया पर्सनल थे उन्होंने क्या करा, बैंक में जाके सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा, तो वो क्या था, फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट किया था, तो इसीलिए हमने क्या बोला, उसे प्राइमरी डेटा बोला। सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू दोज डेटा दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जिसको ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है किसी और के द्वारा, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हमने क्या करा, ये जो मीडिया पर्सनल थे, इन्होंने बैंक में जाके डेटा को कलेक्ट करा था, फिर इन्होंने क्या करा, उसे न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू हमें क्या करा, उसे दिखाया। अब अगर हम उस डेटा को यूज करेंगे तो हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्ट किसी और ने करा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने रिसर्च के पर्पज से उसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ओरिजिनलिटी। ठीक है, दीज आर ओरिजिनल, कहते हैं ये डेटा कैसा होता है, ओरिजिनल होता है, बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ, क्योंकि इस डेटा को इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से डेटा कलेक्ट करा जाता है, इसीलिए ये डेटा क्या होता है, हमारे ओरिजिनल डेटा होते हैं। ठीक है, these are not original because someone else has collected these for his own purpose। इसने बोला इस तरीके के जो डेटा होते हैं ये ओरिजिनल नहीं होते, क्योंकि ये किसी और के द्वारा अपने पर्पस के हिसाब से क्या है, कलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट को परफेक्टली सूट करे भी, और हो सकता है कि परफेक्टली सूट नहीं भी करे। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा हमारा कैसा है, ओरिजिनल है, सेकेंडरी डेटा हमारा ओरिजिनल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि नेचर ऑफ डेटा, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो कहते हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ये कैसे होते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। यूजुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन खुद से पुट करते हैं, फिर सामने वाला हमें रिस्पॉन्ड करता है कि अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई होगा, इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई होगा, इस तरीके से। तो ये डेटा किस फॉर्म में है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में। कहते हैं दीज आर इन द फिनिश्ड फॉर्म, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है, तो ये किस फॉर्म में होता है, हमारे फिनिश्ड फॉर्म में होते हैं। ये इसको क्या बोला जाता है, फिनिश्ड डेटा भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि अगर हमारी रिलायबिलिटी की बात करें या फिर सुटेबिलिटी की बात करें। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये चीज सूट कर भी रही है हमारे पर्पस को, ये नहीं कर रही। दीज आर मोर रिलायबल डेटा, इसने क्या बोला, दीज आर मोर रिलायबल, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट ही किसके द्वारा करे जाते हैं, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। दीज आर मोर रिलायबल एंड सुटेबल फॉर द इंक्वायरी बिकॉज दीज आर कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। इसने बोला ये जो डेटा होता है, क्योंकि फर्स्ट हैंड डेटा होता है, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से अपनी रिसर्च के लिए क्या करा जाता है, कलेक्ट करा जाता है, तो ये डेटा क्या हमारे रिलायबल है, सुटेबल है फॉर द इंक्वायरी बिकॉज दीज आर कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। आगे बात करेगा हमारे सेकेंडरी डेटा में, तो कहते हैं दीज आर लेस रिलायबल। ये क्या है, थोड़े रिलायबल काम होते हैं, इन पे विश्वास थोड़ा कम किया जा सकता है। एंड लेस सुटेबल एज समवन एल्स हैज कलेक्टेड द डेटा व्हिच मे नॉट परफेक्टली मैच अवर पर्पस। अभी हमने ऊपर भी समझा था कि ये हमारे पर्पस को परफेक्टली मैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसीलिए डेटा कैसे होते हैं, थोड़ा कम रिलायबल होते हैं, थोड़ा कम सुटेबल होते हैं हमारे किस चीज को, हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे पर्पस को। तो अभी तक हमने इसके चार डिफरेंस समझे, क्या क्या चीज है, डेफिनेशन, ओरिजिनलिटी, नेचर ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। इसके बाद हम इसके आगे समझेंगे कि क्या है करके। ठीक है, टाइम एंड मनी, क्या है, टाइम एंड मनी। कहते हैं कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको खुद से जाके साइट पे खुद से जाके डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, आपने बहुत ज्यादा टाइम को डिवोट करना है, तो इसीलिए इसने बोला एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा ये क्या है, टाइमली भी, मतलब टाइमली भी है और कॉस्टली भी है। कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज क्वाइट एक्सपेंसिव बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। सेकेंडरी डेटा के केस में क्या कहता है, सेकेंडरी डेटा में इतनी ज्यादा आपकी टाइम और मनी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसीलिए इन्हें कैसा माना जाता है, इकोनॉमिकल माना जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या मतलब हुआ इसका, कहता है सेकेंडरी डेटा के ऊपर तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है ना, हम क्या कर रहे हैं, बस उसको यूज कर रहे हैं फिर से, तो इसने क्या बोला, इसमें टाइम या मनी क्या है, थोड़ा कम लगता है। आगे बात करते हैं कि प्रिकॉशन एंड एडिटिंग। कहते हैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की प्रिकॉशन की या एडिटिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ती,
क्योंकि यहाँ पे डेटा हमने कलेक्ट ही खुद से करा, और जब कलेक्ट हमने खुद से करा तो क्या हमें इसमें कोई एडिटिंग की जरूरत है? नहीं, आपको इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की कोई जरूरत नहीं है। आपने जिस तरीके से आपका पर्पस डिफाइन है, आप क्या करो, आप अपने पर्पस के हिसाब से जैसे जैसे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उसको यूज कर सकते हो। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के केस में, तो क्या है, बोथ प्रिकॉशन एंड एडिटिंग आर एसेंशियल एज सेकेंडरी डेटा वर कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर हिज ओन पर्पस। इसने बोला कि अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा की, क्योंकि सेकेंडरी डेटा किसी और के द्वारा कलेक्ट करा गया था अपने प्री डिफाइंड पर्पस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिकॉशन और एडिटिंग दोनों की ही क्या है, ग्रेट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब हमें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और यहाँ पे है क्या है, हमें एडिटिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने इनके बीच में टोटल कितने डिफरेंसेस पढ़े? 6, ठीक है, कितने पढ़े? 6 डिफरेंसेस हमने इनके बीच में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? जिसमें से पहले हमारा था डेफिनेशन, ओरिजिनलिटी, नेचर एंड रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। यहाँ पे इन चार को आपको किस तरीके से याद करना है? DONR, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डोनर, ठीक है, क्या बोलेंगे? डोनर। डोनर का मतलब समझ में आता है क्या होता है? डोनर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा दान वगैरह देता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? डोनर। तो तुम यहाँ से याद कर सकते हो डेफिनेशन, ओरिजिनलिटी, इसके बाद नेचर ऑफ डेटा एंड इसके बाद रिलायबिलिटी, ठीक है, 4 निमोनिक आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, डोनर। एंड इसके बाद आपके क्या है, आगे क्या है आपका? पीटी। क्या है? पीटी। इसका मतलब क्या हो गया? प्रिकॉशन, एंड इसके बाद हो गया टाइम एंड मनी। तो यहाँ पे डोनर पीटी से आप क्या कर सकते हो? इस पूरे डिफरेंसेस को रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। अगेन, डी फॉर डेफिनेशन, ई फॉर ओरिजिनलिटी, एन फॉर नेचर, आर फॉर रिलायबिलिटी, पी फॉर प्रिकॉशन एंड टी फॉर टाइम। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा हमें ये बताएगा कि हमें किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। कौन से डेटा को? प्राइमरी एंड सेकेंडरी को। हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या है हमारे हेडिंग का नाम? मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब किस किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, ये हमारी क्या है, हेडिंग है बेसिकली। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला तो आपको क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू। क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू। मतलब अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको जिससे भी डेटा चाहिए, जैसे सपोज करो आपको एक स्कूल से रिलेटेड क्या है, डेटा चाहिए, तो आप क्या जाओ, स्कूल हेड के पास जाओ, स्कूल इंचार्ज के पास जाओ, या स्कूल प्रिंसिपल के पास जाओ, स्कूल के प्रिंसिपल के पास विजिट करो, और आप उनको क्या है, सामने बिठा के उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। तो ये क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू। इसमें कौन कौन से मेथड्स हमारे? सबसे पहले कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके बाद इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, एंड फिर इसमें थर्ड क्या है? इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंस। इनको वन बाय वन हम क्या है, आगे समझेंगे। अगेन हमारा जो हेडिंग है वो ये है कि हम डेटा को कलेक्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम अभी क्या समझने जा रहे हैं? पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में पहला डायरेक्ट पर्सनल है, फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, थर्ड वन इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में हमारे कौन कौन से हैं? इसमें क्या है? सबसे पहले मेलिंग सर्वेज है, ठीक है। क्वेश्चनर का मतलब वही होता है क्वेश्चन वगैरह पूछना, ठीक है, आगे इसको समझेंगे डिटेलिंग में। एंड इसमें दूसरा क्या है? एन्यूमरेटर मेथड है, एंड थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। कितने से हमें मेथड बताए? इसने सबसे पहले हमें बताया पर्सनल इंटरव्यू। क्या बताया हमें इसने? पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा कौन सा है? पर्सनल इंटरव्यू। सेकंड कौन सा हमारा? इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इंटरव्यू में, आई एम सॉरी, पर्सनल इंटरव्यू में हमें 3 मेथड पढ़ने। इसके बाद इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में हमें 2 पढ़ने हैं, और उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू में सिर्फ हमें टेलीफोनिक इंटरव्यू ही पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 6 क्या हो जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट वेज हो जाएंगे या मोड्स हो जाएंगे डेटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। चलो अब इनकी डिटेलिंग को समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्या है हमारा? पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, हम समझेंगे किस तरीके से? हम हमेशा हर एक मेथड को इस तरीके से समझेंगे कि पहले वो मेथड है क्या, कहाँ कहाँ पे हमें सूट करेगा, फिर उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में इनमें से किसी एक के मेरिट, डिमेरिट, या फिर उसकी डिटेलिंग, या कहाँ कहाँ पे सुटेबल है वो, इसके बारे में लिखने को आ जाता है, ठीक है। तो हमें समझना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पर्सनल इंटरव्यू क्या है। तो कहता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू को समझते हैं। इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्स द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट देमसेल्फ। क्या इसमें बोला? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है ये डेटा को ऑब्टेन करता है फर्स्ट हैंड, मतलब जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको क्या करेंगे? खुद से कलेक्ट करेंगे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। किससे? फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। अच्छा, रिस्पोंडेंट कौन होते हैं इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। सपोज करो हमें एक स्कूल है जिसका नाम क्या है? XYZ। क्या नाम है इसका? XYZ, ठीक है।
हमें क्या है, यहाँ से कोई डेटा चाहिए कि यहाँ की जो स्कूल के बच्चे इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इनके इंचार्ज से बात करी, इनके इंचार्ज ने बोला ठीक है मैं यहाँ पे क्या है आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और हम क्या है, इन्वेस्टिगेटर है, हम क्या है, इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर है। तो जो क्वेश्चन को पूछ रहा है वो क्या है, इन्वेस्टिगेटर है, या इसको समटाइम क्या बोला जाता है, रिसर्चर भी बोला जाता है। जो जवाब दे रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, रिस्पोंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिस्पोंडेंट होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, रिस्पोंडेंट, जो जवाब देंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो ऑब्टेन करता है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को, किससे, रिस्पोंडेंट से। मतलब ये क्या है, इनके पास एक क्वेश्चन की लिस्ट है, ये क्या है, वन बाय वन इनको क्या करेंगे, पूछेंगे, किससे, रिस्पोंडेंट से। एंड रिस्पोंडेंट का काम क्या होता है, इनको रिप्लाई करना, इनको रिस्पॉन्स करना। कहाँ पे सूटेबल है इसको समझते हैं। आई एम सॉरी, ही पर्सनली विजिट द रिस्पोंडेंट टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनको रिस्पोंडेंट के पास विजिट करना पड़ता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सूटेबल कहाँ पे इसको समझते हैं। कहते हैं इस तरीके की जो मेथड है, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा थ्रू विच द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट द इंफॉर्मेंट डायरेक्टली टू कलेक्ट डेटा बाय कंडक्टिंग ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। ठीक है, जहां पे ऑन द स्पॉट इंक्वायरी लेना पॉसिबल है, वहां पे क्या है, हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू को प्रीफर करते हैं। और जहां पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होती है, तो वहां पे हम किस चीज को प्रीफर करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड को। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, इसके मेरिट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसने बोला, सबसे पहला फायदा तो इसका क्या ही है, ओरिजिनलिटी। क्या है, ओरिजिनलिटी। मतलब ये डेटा कैसे होता है, ओरिजिनल। कैसे ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो साइट पे जाके डेटा को खुद से कलेक्ट करे। तो इन्होंने बोला यहाँ पे जो डेटा होता है वो कैसा होता है, हाई डिग्री का होता है। कैसा होता है, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी होती है। मतलब हम मान के सकते हैं कि ये डेटा क्या है, काफी हद तक हमारे एक्यूरेट होगा। सेकंड, इसने क्या बोला, एक्यूरेसी। इसने बोला क्योंकि डेटा खुद से जाके कलेक्ट करा जाता है, इसलिए डेटा कैसे होता है, एक्यूरेट होता है। डेटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। इसने क्या बोला, ये जो डेटा होते हैं ये एक्यूरेट होते हैं क्योंकि पर्सनली जाके क्या है, कलेक्ट करा जाता है। जब सामने वाले को ये पता है कि यार मेरा पर्पस क्या है, तो वो अपने पर्पस से रिलेटेड ही तो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए डेटा कैसे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं इसकी रिलायबिलिटी, कहते हैं बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ये इन्वेस्टिगेटर के द्वारा क्या है, खुद से कलेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी जो रिलायबिलिटी है, सॉरी जो डेटा है उसकी जो रिलायबिलिटी है, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, मतलब हम मान सकते हैं कि वो क्या है, पूरी तरीके से कैसे है, विश्वसनीय है। हम आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये डेटा कैसे होते हैं, काफी हद तक रिलायबल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलास्टिक, तो इसने बोला दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज नेसेसरी एडजस्टमेंट इन हिज सेट ऑफ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे छोटी सी चीज समझते हुए चलते हैं। यूजुअली जब भी हम डेटा के कलेक्शन की बात करते हैं, प्राइमरी डेटा की कलेक्शन की, तो कहता है वहां पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है, प्री डिफाइंड है। ऑब्जेक्टिव कैसा है आपका, प्री डिफाइंड है। मतलब आपको पहले से ही पता है कि आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछने, किस किस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। तो आप क्या करते हो, यूजुअली अपने माइंड में या फिर एक पेपर में माइंड मेकअप करते हुए चलते हो कि यार हमें ये क्वेश्चन क्या है, रिस्पोंडेंट से पूछने हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि मान लो आपने किसी डेटा में डेटा को कलेक्ट करते समय क्वेश्चन पूछना शुरू करा। आप पहला क्वेश्चन पूछोगे, दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, तीसरा पूछोगे, तो जरूरी नहीं है कि जो आपके माइंड में क्वेश्चन आप उन्हीं को पूछते चले जाओगे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सामने जो रिस्पोंडेंट है वो जो रिस्पॉन्स करे, आप उसमें इंटरेस्ट लेने के बाद डेप्थ में चले जाओगे क्वेश्चन की। ठीक है, और आप कुछ अलग क्वेश्चन भी उनसे क्या है, पूछने लगो। तो इस तरीके से हमारे क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है। किसके पास, हमारे इन्वेस्टिगेटर के पास कि वो डेटा को क्या है, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम निमोनिक की बात करें तो इसकी निमोनिक को हम ऐसे याद कर सकते हैं, रोया। ठीक है, ROE। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉल कर सकते हैं, ROEA, वेयर R स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी, O स्टैंड फॉर ओरिजिनलिटी, E स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक, एंड A स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी। आई होप आपको इसके मेरिट समझ में आ गए होंगे। किसके मेरिट पढ़ रहे हैं हम, ये पर्सनल इंटरव्यू के। किसके पढ़ रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू के। अभी हमें क्या करना है, इसके डीमेरिट्स पढ़ने। अच्छा, हर एक मेथड के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हर एक मेथड के नुकसान है तो फिर हमें किसको यूज करना चाहिए, उसकी सुटेबिलिटी के हिसाब से। किस हिसाब से, सुटेबिलिटी के हिसाब से। अगर वो मेरे को सूट करता है तो ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसके डीमेरिट समझते हैं।
डीमेरिट्स में सबसे पहले इसने क्या बोला, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, क्योंकि आप पर्सनल इंटरव्यू लेने बैठे हो, आपके सामने एक पर्सन है जो क्या है आपको बार बार रिस्पॉन्ड करे जा रहे, तो आप ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा लोगों को इसमें कवर नहीं कर सकते हो। अगर आपको 1 2 3 4 10 20 15 40 50 इतने लोगों का अगर आपको करना है तो ठीक है, ये मेथड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है लोगों को मतलब डेटा को कलेक्ट करना है, तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है लोगों को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड। ठीक है। दूसरा कहता है कि यहाँ पे क्या है कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 इंटरव्यू हो रहा है, तो कहता है ये जो मेथड होता है कैसा होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। टाइम के टर्म्स में भी, मनी के टर्म्स में भी, एंड एफर्ट्स के टाइम पर भी। ठीक है। आपको टाइम भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, मनी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, कॉस्टली भी होता है। तीसरा कहता है इसमें पर्सनल बायस भी हो सकता है। अच्छा, बायस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई पर्सनल बायस, कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। जैसे मान लो दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट द डेटा मे लॉस देयर क्रेडिबिलिटी। जैसे मान लो कि सपोज करो ये हमारे रिस्पोंडेंट है। ठीक है। ये कौन है? हमारे रिस्पोंडेंट है। और ये कौन है? हमारे इन्वेस्टिगेटर है। ये कौन है? इन्वेस्टिगेटर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो। ठीक है। मे बी फैमिली रिलेशन हो, मे बी कोई फ्रेंडली रिलेशन हो। तो कहते हैं इस केस में अगर यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करा जाता है ना, तो पर्सनल बायस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो हमें गलत मिल सकता है। ठीक है। इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये क्या हो गया? इसके डीमेरिट्स हो गए, डिफिकल्ट टू कवर, कॉस्टली, एंड इसके बाद क्या होता है इसमें पर्सनल बायस्ड होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, कहाँ पर सुटेबल है, क्या उसके मेरिट है, क्या उसके डीमेरिट है। अब क्या करेंगे, हम इसके सेकंड मेथड को समझेंगे। सेकंड मेथड क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू वर्ड्स। कोई एक ऐसी चीज जो हम क्या करें वर्ड्स का यूज करके इंक्वायर कर रहे हैं। ठीक है। इट इज अ मेथड बाय विच वी आर गेनिंग द इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली बाय टेकिंग टू अदर पर्सन हु इज रिगार्डिंग टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट ना करके इनडायरेक्टली करते हैं उस पर्सन से जो कि इस इन्फॉर्मेशन को जानता है। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमें स्कूल की ही इन्फॉर्मेशन को चाहिए, तो हमने क्या करें, वहां के जो हमारे पीटी टीचर्स हैं उनसे क्या करें, इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। इट इज अ मेथड बाय विच वी आर गेनिंग द इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली। हम इंफॉर्मेशन को कैसे गेन करें? इनडायरेक्टली। कैसे? बाय टॉकिंग टू द अदर पर्सन, एक ऐसे इंसान से बात करके जिसको उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। ठीक है। ये कहाँ पे सुटेबल होता है? इसने बोला इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन डेटा इज कलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज। कहाँ से कलेक्ट करा जाता है? इनडायरेक्ट सोर्सेज से। जैसे कि सपोज करो, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कुछ एक्सीडेंटल केसेस वगैरह में जो हमारी पुलिस वगैरह होती है वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करती है? डायरेक्ट उस पर्सन से कनेक्ट ना करके उनके नेबरहुड में पता करते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं या क्या है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होते हैं। Persons who are likely to have information about the problems are interrogated and on the basis of their answer factual data have to be compiled। कहते हैं इस मेथड में यूजुअली क्या है, जो हमारे जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे डेटा को कलेक्ट करा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को इंटेरोगेट करा जाता है, और बाद में उन डेटा को क्या है फैक्चुअल बेसिस में कंपाइल करा जाता है। ठीक है। जिससे कि हम अपने पर्टिकुलर नतीजे पे पहुंच सके। मोस्ट ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट कलेक्ट प्राइमरी डेटा बाय दिस मेथड। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हम अपने भारत सरकार को देखें तो उन्होंने बहुत सारे कमीशन इस तरीके से बनाए हैं जो क्या करते हैं, इस तरीके से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हम इसके क्या समझेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को समझेंगे कि क्या होते हैं। अब हम इसके मेरिट समझते हैं कि 1 by 1 क्या है करके। तो कहते हैं सबसे पहले इसका फायदा क्या है, वाइड कवरेज होती है। कैसी कवरेज है? वाइड कवरेज। मतलब बहुत सारे लोगों को आप क्या कर सकते हो, एक बार में इंटेरोगेट कर सकते हो। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। अगर बहुत सारे लोगों से भी पूछना तब भी क्या है, ये सुटेबल है। कौन सा मेथड? दिस मेथड। दूसरा इसने बोला इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली इस मेथड का नाम है। लेस एक्सपेंसिव। क्या है इसने बोला? ये क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा कम खर्चीला है। दिस इज रिलेटिवली अ लेस एक्सपेंसिव मेथड एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फिर इन्होंने क्या बोला कि एक्सपर्ट की ओपिनियन यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक, सीक का मतलब होता है लेना। ठीक है। ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड देयरबाय कैन मेक हिज इंफॉर्मेशन कैन मोर रिलायबल। क्या इन्होंने बोला?
इन्होंने बोला इस तरीके के मेथड्स में मान लो कि आपको जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, बट आप किसी एक ऐसे बंदे से या किसी एक ऐसे पर्सन से क्या है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो जिसको क्या है ज्यादा अच्छी नॉलेज है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की या उस पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे वाइड कवरेज होता है, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, और उसके बाद इसने क्या बोला एक्सपर्ट की ओपिनियन यहाँ पे आपको क्या है मिल जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी निमोनिक की बात करें तो एक वर्ड होता है हमारा वेल, ठीक है। वेल का मतलब समझते हो आप लोग? वेल का मतलब क्या होता है? ठीक, ठीक है। अगर आप इस वाले एल को काट दो तो ये क्या बन जाएगा? इसका निमोनिक बनेगा वेल। तो इसको वेल से याद कर सकते हो, वाइड कवरेज, ठीक है। ई का मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड एल का मतलब क्या हो जाता है हमारा? लेस एक्सपेंसिव। वाइड कवरेज, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड लेस हमारा एक्सपेंसिव बन जाएगा। क्या वर्ड है? वेल, WE एल को कट कर दोगे तो क्या बनेगा? वेल। इसके बाद अगर हम बात करें अपने डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में सबसे पहले इसने बोला कि पहला मेथड तो यही है कि क्या है? लेस एक्यूरेट है। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी डीमेरिट्स की, तो पहला तो यही है कि थोड़ा क्या है, एक्यूरेसी इसमें थोड़ी कम होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट डेटा कैसे है डायरेक्ट कलेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रंट पर्सन अदर देन द कंसर्न रिस्पोंडेंट। आप उस पर्सन से बात करो जो फ्रंट पर्सन है, जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उससे नहीं बात करो जो एक्चुअली में कंसर्न रिस्पोंडेंट है, ठीक है। तो ये इसका पहला डिमेरिट है, क्या? कि डेटा थोड़ा सा क्या है, लेस एक्यूरेट है। इसके बाद इसने बोला है बाइस्ड है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइस ऑफ द विटनेस गिविंग इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल इसमें ऐसा हो सकता है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो जो क्या है कंसर्न नहीं है, ठीक है, बट फ्रंट पर्सन है वो, तो ऐसा भी पॉसिबल है, यहाँ पे बाइस्ड होना के चांसेस है। इसके बाद इसने बोला डाउटफुल कंक्लूजन, क्योंकि आपने डेटा डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से कलेक्ट ना करके किससे कलेक्ट करे, किसी अदर पर्सन से कलेक्ट करे, तो यहाँ पे आपके जो कंक्लूजन है वो डाउटफुल हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को पूरी नॉलेज या वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो एक्यूरेट होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन आपके डाउटफुल हो सकते हैं। तो अब हमने क्या समझा? ये हमने समझा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था कहाँ पे सुटेबल है, फिर हमने पढ़ा मेरिट क्या है, और फिर हमने समझे डीमेरिट क्या है। अब हम क्या करेंगे, अपने थर्ड मेथड को समझेंगे। थर्ड क्या हमारा? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। These agents or enumerator are asked to collect information and transmit it to the investigator. इसमें क्या इसने बोला? This method is often adopted by the government, semi-government and bigger private institution to collect the information for any purpose. कौन सा मेथड चल रहा है अभी हमारा? प्राइमरी डेटा ही चल रहा है, ठीक है। इसमें इसने बोला कि दीज एजेंट और जो एन्यूमरेटर होते हैं आर आस्क, इनसे बोला जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ट्रांसमिट करनी है इन्वेस्टिगेटर को। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्या करते हैं अपने बिहाफ पे किसी एजेंसी को या किसी एन्यूमरेटर से क्या बोलते हैं, डेटा कलेक्ट करने को बोलते हैं, और फिर वो उस डेटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से के जो डेटा है यूजुअली हमारी जो गवर्नमेंट होती है या हमारी जो सेमी गवर्नमेंट होती है या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं, सपोज करो कि कोई बिस्किट मेकिंग कंपनी है, ठीक है, कोई बिस्किट मेकिंग कंपनी है। अब उसे ये चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी मान लो कि सिटी ए में, सिटी ए के जो लोग हैं उसको इस बिस्किट का टेस्ट पसंद है या नहीं है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या करा, कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, किसी एजेंसी को हायर करेंगे, ठीक है, जो इस काम को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो इनको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कहाँ पे सुटेबल है? इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट वर्क बट अपॉइंट्स लोकल एजेंट। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद काम ना करके क्या करता है, किसी लोकल पर्सन को, किसी लोकल एजेंट को क्या करता है, हायर कर लेता है, ठीक है। बहुत सारी एजेंसी हैं जो इस तरीके से क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है। दीज एजेंट्स और एन्यूमरेटर आर आस्क्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट टू द इन्वेस्टिगेटर। इन एजेंट्स को क्या करना होता है, बेसिकली जाके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर को क्या कर देना होता है, सौंप देना होता है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, उसके ऊपर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेगा बेसिकली। अभी हमें इसके क्या करना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझना है। समझते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहले इसने बोला इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। इकोनॉमिकल क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बात तो इन्वेस्टिगेटर इसको परफॉर्म नहीं करता। इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, किसी एजेंसी को हायर कर लेते हैं, और एजेंसी ऑलरेडी क्या होती है, इस काम में एक्सपर्ट होती है, तो वो अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके कम समय में कम पैसों में क्या करते हैं, इस काम को परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट, ठीक है। दूसरे इसने बोला वाइड कवरेज इसमें पॉसिबल है,
दिस इज मेथड अलाउ अ फेयरली वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन को अगर हमें कलेक्ट करने, ज्यादा डेटा को कलेक्ट करने, तो हम इस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड में कहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी, द कॉरेस्पॉन्डेंट कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन। और इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होता है वो यूजुअली क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें समझना है इसके डीमेरिट्स को समझने। तो सबसे पहले इसने बोला कि लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी होती है। क्या होती है? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी होती है। Originality of data is sacrificing owing to the lack of personal contact with the respondent। इसने क्या बोला, यहाँ पे जो डेटा होता है वो क्या होता है आपका, ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनलिटी का इशू क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से जाके डेटा तो कलेक्ट कर नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनलिटी का हमेशा इशू बना रहता है। फिर इसने बोला लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्यों हो गए? देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा, दिस इज बिकॉज डेटा इज कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस एजेंसी को हमने हायर करा हुआ है वो एजेंसी खुद से जाके या किसी एक पर्सन से ही डेटा को कलेक्ट करवाएगी। हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, एक दो तीन चार, चार अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट ने क्या करा, ये डेटा को कलेक्ट करा, तो जिसकी वजह से हमारी यूनिफॉर्मिटी का थोड़ा इशू आ जाता है। इसके बात करते हैं इसमें कहता है पर्सनल बायस हो सकते हैं। कहते हैं दिस मेथड सफर फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि जिस एजेंसी को आपने हायर करा ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो एजेंसी का उसके साथ क्या हो, कोई पर्सनल बायस हो। तो कहते हैं यहाँ पे पर्सनल बायस के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद हमने बात करा, कहते हैं लेस एक्यूरेट होती है। यहाँ पे कहते हैं एक्यूरेसी का थोड़ा इश्यू होता है। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने समझा था कि यहाँ पे क्योंकि डेटा ओरिजिनल नहीं होता तो यहाँ पे एक्यूरेसी का भी हमेशा इश्यू बना रहता है। फिर आगे इसने बोला कि डिले इन कलेक्शन, कहते हैं जनरली देयर इज अ डिले इन द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एजेंसी को हायर कर लेते हैं। समटाइम वो क्या करते हैं, हैवी वर्कलोड होने के कारण डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा की भी समस्या क्या होती है, अराइज हो जाती है। ठीक है, डिले इन डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कुछ डिमेरिट्स है। अभी तक हमने क्या कर रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू के तीनों मेथड को समझा वन बाय वन कि क्या है करके। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स। Questionnaire refers to a technique of data collection which consists of a series of written questions along with alternative answers। क्या इसने समझाने की कोशिश करी, इसने बोला कि क्वेश्चनएयर का मतलब एक ऐसी टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन होती है जिसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे सपोज करो इस केस में क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करते हैं, अपने रिसर्च के लिए एक पेपर पे बहुत सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने रिसर्च के रिगार्डिंग। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, हमसे क्वेश्चंस को वन बाय वन क्या करते हैं, पुट ऑन करते रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, मेरे को क्या करना है, एक इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी है, तो हमने उसमें देखा होगा कि प्री डिफाइंड क्या होता है, फॉर्मेट होता है। प्री डिफाइंड क्या होता है, फॉर्मेट होता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि हमारा नेम क्या है, एज क्या है, इसके बाद हमारा रेजिडेंस क्या है, सैलरी कितनी है, किस तरीके का हम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आयर। दिस शेड्यूल इज अ फॉर्मलाइज सेट ऑफ क्वेश्चन। जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है, फॉर्मलाइज मतलब एक फॉर्मल क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड स्पेस फॉर आंसर भी होता है, और जिसमें क्या होता है, स्पेस दिया होता है आंसर को फिल करने के लिए। प्रोवाइडेड टू द एन्यूमरेटर वो आस्क क्वेश्चन टू द रिस्पोंडेंट एंड नोट डाउन द आंसर, जिसमें वो क्या करते हैं, जो हमारे एन्यूमरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पुट ऑन करते जाते हैं, एंड जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन्हें क्या करना होता है, रिप्लाई करना होता है। इसका अगर हम एक परफेक्ट एग्जांपल देखें, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप लोग अपने स्कूल के एडमिशन फॉर्म को फिल करते हो तो उसमें आपने देखा नहीं कि आपका नेम, फादर नेम, प्रीवियस स्कूल नेम क्या था, हमने कितना उसमें रैंक स्कोर करा था, क्या हमारे मार्क्स वहां पे थे, उन सबकी क्या होती है, हमसे डिटेलिंग मांगी जाती है। तो वही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। अब इसमें हमें आगे क्या समझना है, मेलिंग सर्वे। कहते हैं मेल्ड क्वेश्चनर इज अ टूल ऑफ रिसर्च वेयर एन आंसरर सेंड हिज आंसर थ्रू मेल टू द रिसर्चर। बेसिकली इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फेस टू फेस पूछे जाते हैं, जबकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मेल के थ्रू मांगे जाते हैं। ठीक है, मतलब आंसर जो होते हैं वो मेल के थ्रू मांगे जाते हैं। It is administered by the mail to designate respondent under an unaccompanying cover letter and is returned by mail by the respondent to the research organization। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करा जाता है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट को भेजा जाता है जिसमें हमें क्या करने होते हैं,
उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अपने आंसर्स को फिल करके एंड बाकी हमें क्या करना होता है, उसको रिटर्न कर देना होता है, किसको, इन्वेस्टिगेटर को। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने प्राइमरी डेटा के लिए डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि इसकी सुटेबिलिटी क्या क्या है, मतलब कहाँ पे ये हमारे सुटेबल होता है। तो यहाँ पे इसका जो मेन सुटेबिलिटी एरिया है वो क्या है, इट इज ऑल्सो आइडियल इफ देयर एजुकेशनल लेवल इज अबव एवरेज। मतलब जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं एंड जो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं वहां पे क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल थोड़ा अच्छा है, मतलब प्रॉपरली लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये वाला मेथड क्या है, अच्छा माना जाता है। The survey's participants are likely to be concerned or interested in the goals of the research, example, improving the quality of the brand. The survey does not have time constant. इसमें किसी भी तरीके का टाइम कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका एक प्री डिफाइंड सेट है क्वेश्चंस का, जिसमें आप क्या करते हो, इसको रिस्पोंडेंट को हैंड ओवर कर देते हो कि हमें इन इन क्वेश्चंस के रिप्लाई चाहिए और आप हमें 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इनको क्या करो, रिस्पॉन्स कर दो। तो ये क्या है, ऐसे प्लेसेस पे सुटेबल होते हैं जहां पे क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, हाई है किसका, इन्वेस्टिगेटर का भी और साथ के साथ रिस्पोंडेंट का भी, एंड सेकंड जहां पे टाइम का कोई कांस्टेंट ना हो। अच्छा, अगर हम इसके फायदे की बात करें, इसके मेरिट्स की बात करें, तो इसने सबसे पहली चीज क्या बोली कि ये कैसा है, इकोनॉमिकल है। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको कम समय की जरूरत पड़ती है, कम पैसों की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद कम रिसोर्सेज की, कम एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। दूसरी, इसने बोला क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर के द्वारा पूछे जाते हैं एंड रिस्पॉन्डेंट के द्वारा किया जाता है, तो इस केस में ये जो हमारा डेटा ये कैसा होता है, ओरिजिनल होता है। दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्सन देमसेल्व्स। सेकंड, अगर हम बात करें, आई एम सॉरी, थर्ड, इसमें क्या होता है, वाइड कवरेज होते हैं। दिस मेथड अलाउज वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी। मतलब आप यहाँ पे बहुत सारे एरिया को क्या है, कवर कर सकते हो, किस चीज के लिए, अपने स्टडी के पर्पसेस के लिए। अभी हमें आगे इसमें क्या समझना है, डीमेरिट्स को समझना है कि डीमेरिट्स के होते क्या क्या। अच्छा, अभी हमने इसके क्या पढ़े थे, मेरिट्स पढ़े थे कि इकोनॉमिकल है, ओरिजिनल है, और उसके बाद वाइड एरिया को कवर करते हैं, बट साथ ही साथ इसके क्या है, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब हम इसके डीमेरिट्स को समझेंगे। सबसे पहली चीज तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, इसको समझते हैं। जनरली द रिस्पोंडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द क्वेश्चनर एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनर। कहते हैं जब आपके पास बल्क में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो समटाइम जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि इसको हम पहले फिल करें और फिर इसको क्या करें, रिटर्न करें। दोज हु रिटर्न ऑफन सेंड इनकम्प्लीट आंसर। और समटाइम ऐसा भी होता है जब हमें क्वेश्चनर भेजा जाता है, सपोज करो हमें 20 क्वेश्चन भेजे गए, अगर मेरे को उसमें से 3-4 के आंसर नहीं आते तो हम क्या करते हैं, उसे ब्लैंक छोड़ के भेज देते हैं। तो इससे हमारा जो डेटा है हमें वो कंप्लीट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण क्या होता है, समटाइम आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिल पाती है। सेकंड, इसने बोला कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किस तरीके से, इसने बोला दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चन आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड, दिस कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इसने क्या बोला, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमें एक स्कूल में हम एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जिसमें हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, और कॉलम इस तरीके से दिए हुए हैं कि यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मिडिल नेम फिल करना है। बट मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने लास्ट नेम को भी यूज करते हैं और यहाँ पे हमें कोई कॉलम ही नहीं दिया गया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम अपनी कंप्लीट डिटेल को नहीं दे पाते। तो यहाँ पर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी जाती है। इसके बाद अगला क्या है, इसकी क्या यूसेज कैसे है, लिमिटेड है। दिस मेथड हैज लिमिटेड यूज owing to the fact that the questionnaire can be answered only by the educated respondent. इसने क्या बोला, इसके यूसेज कैसे है, लिमिटेड है। मतलब इस तरीके के जो आंसर है इनको फिल करने का काम वही लोग कर सकते हैं जो क्या है, एजुकेटेड है, मतलब जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ वही क्या करते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द रिस्पोंडेंट आर अनएजुकेटेड। इसने बोला इस मेथड को यूज नहीं करा जाता अगर हमारा रिस्पोंडेंट कैसे है, अनएजुकेटेड है। इसके बाद अगला इसने समझा कि ये क्या है, सॉरी इसने बताया कि ये क्या है, बायस्ड होते हैं। अगर इफ द रिस्पोंडेंट आर बायस्ड, अगर हमारे जो रिस्पोंडेंट है वो बायस्ड है, तो उनके द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो भी कैसी होगी, बायस्ड होगी। ठीक है, तो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, लिमिटेड यूसेज होते हैं, एंड लास्टली क्या होती है, बाइज्ड होती है इन्फॉर्मेशन। आगे हमें पढ़ना है एन्यूमरेटर्स मेथड। एन्यूमरेटर मेथड में क्या कहता है, एन एन्यूमरेटर मतलब एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट
along with the questionnaire, ask a question and note down their responses in the questionnaire in his own language. Since the investigator has direct contact with the respondent, it is possible to get accurate and reliable information. सबसे अच्छा इसका जो सबसे मेन या इसका जो प्राइम बेनिफिट है वो यही है, यहाँ पे डेटा हमारा कैसे मिलता है, हमें एक्यूरेट मिलता है, एंड इन्फॉर्मेशन कैसी होती है आपकी, रिलायबल होती है, जिस पर आराम से विश्वास किया जा सकता है। समझते हैं हमारे एन्यूमरेटर मेथड को क्या होता है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ हमारी जो फेमस पर्सनैलिटीज वगैरह होती है, जिसे सपोज करो कि कोई बिजनेस पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में क्या है बहुत अच्छे से बिजनेस को सर्व करा, बहुत सारी चीजों को अचीव करा, तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो उस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वहां पर पर्सनली जाके विजिट करते हैं और उनके लाइफ की एक्सपीरियंसेस को, उनके बिजनेस के एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसने बोला कि एक एन्यूमरेटर जो होता है वो पर्सनली विजिट करता है किसके पास, इन्फॉर्मेंट के पास, अपने क्वेश्चनर के साथ, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं, उसके बाद वो उसके रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे अपने खुद की लैंग्वेज में, जिस भी तरीके से वो इजीली उसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है हैज डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट, तो कहते हैं यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमेशा कैसी होगी, एक्यूरेट होगी, रिलायबल होगी, ठीक है ना, सही होगी और विश्वास करने लायक होगी। दिस मेथड इज मोस्टली यूज, कहते हैं इस मेथड को यूज करा जाता है कब, when field of investigation is large, the investigation needs specialized and skilled investigator, and the investigator are well versed in a local language and cultural norms of the respondent. तो ये कुछ मेथड है जहां पे इसको यूजुअली मतलब इजीली यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं। अभी आगे हम समझते हैं इसके मेरिट्स को और डीमेरिट्स को। मेरिट्स में समझते हैं कि क्या क्या है, तो सबसे पहले इसने बोला कि इसकी क्या है, वाइड कवरेज है। कैसी कवरेज है, वाइड कवरेज है। दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ अ वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया इन्वॉल्व। क्या इसने बोला, इस मेथड को कहाँ पे यूज करा जाता है, जहां पे क्या है, हमें लार्ज एरिया को कवर करना हो। इवन इलिटरेट्स कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारा फेस टू फेस क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो इस केस में किसी भी आपको मतलब हाईली प्रोफाइल्ड होना जरूरी नहीं है। अगर आप इलिटरेट पर्सन भी हो तो आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू सामने वाले को समझा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स। क्या इसमें समझा है, क्या इसने बोला यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है उसमें फेयर डिग्री होती है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफी हद तक रिलायबल होती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेटर आर डन बाय द स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर आगे हमने समझा इसका अगला मेरिट क्या है, पर्सनल कॉन्टेक्ट हो पाता है यहाँ पे। Unlike in the case of mailing questionnaire, there is a personal contact with the respondent in this method. हमने क्या समझा कि यहाँ पे हमारे क्या होता है कि पर्सनल कांटेक्ट होता है किसके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ। तो हमारा जो डेटा होगा वो कैसा होगा, एक्यूरेट होगा, एंड साथ के साथ कैसा होगा, रिलायबल होगा। एक्यूरेट होगा और कैसा होगा, रिलायबल होगा, ठीक है। अभी आगे इसके समझते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है, मतलब इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। द फॉलोइंग आर द मेन डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। हियर इज द मेथड। सबसे पहली चीज इसने क्या समझाया इसमें कि एक्सपेंसिव होता है। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इसमें जो एन्यूमरेटर होते हैं वो क्या होता है, हाईली ट्रेंड होते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली कहता है कि एक्सपेंसिव होता है मेथड, आपको बहुत ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, कहता है कॉम्पिटेंट एन्यूमरेटर में नॉट बी अवेलेबल, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली सफर्स। इसने क्या बोला, क्योंकि सम टाइम आपके जो एन्यूमरेटर होते हैं अगर आपको वो ट्रेंड नहीं मिल पाते तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी क्या करती है, सफर करते हैं, मतलब वो गलत हो सकती है अगर आपके जो एन्यूमरेटर है वो क्या है, ट्रेंड नहीं है तब। इसके बाद कहता है टाइम कंज्यूमिंग है, कहता है एन्यूमरेटर में नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। कहते हैं सम टाइम आप जिन एन्यूमरेटर्स को वहां पे भेज रहे हो डेटा कलेक्शन के लिए, कहता है हो सकता है कि उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत हो, तो ऐसे केसेस में प्रोसेस कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अभी हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा, अभी हमने इसमें समझा कि हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, फिर हमने इसके बाद इसमें क्या क्या समझा कि हमारा प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इनके सोर्सेस क्या होते हैं और इसको किस किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आज हम इतना ही समझेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हमें समझना है कि हमारा एक अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। इसके बाद हम प्राइमरी डेटा की जो मेन सोर्सेस है वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इतना ही था। थैंक यू सो मच।